नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर साहू आप सभी का स्वागत करता हूं भूपेंद्र मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले का जो क्लास था वो लैंग्वेज का था, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का था। अभी का जो क्लास होगा वो जनजाति का होगा। तो चलिए आपका समय बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए हम जनजाति की क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने जनजाति का इंट्रो दिया और जनजाति के बारे में आपको एक विस्तृत वर्गीकरण के साथ आपको बताया। ठीक है, ये अलग अलग फील्ड में मैंने वर्गीकरण किया उसका, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में हो। अब इसी क्रम को आगे मैंने बढ़ाता हूँ और जनजातियों में एक विशेषतम आता है जिसे हम कहते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है, और PMT पहले ये कहलाता था, बाद में ये PVTG कहलाने लगा, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTG कहलाने लगा बाद में ये। तो इसके बारे में भी हमको पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित फिर जनजातियों के विकास के लिए बहुत सारे विकास प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, विकास अभिकरण बनाए गए हैं, उसके बारे में पढ़ना है। जनजातियों के इतिहास में किस प्रकार जो है पंडित नेहरू की भूमिका आती है, पंचशील सिद्धांत क्या होते हैं, जनजातियों से संबंधित पंचशील सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है। मेंस का एकदम फेवरेट टॉपिक है ये एकदम फेवरेट टॉपिक है कि जनजातियों से संबंधित पंचशील सिद्धांत क्या है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके लिए किए गए विकास कार्यों के लिए जो सरकार के प्रयास किए गए उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, इससे पहले के वाले क्लास में भी मैंने बता दिया था। ठीक, तो अब आज की क्लास जो है मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आखिर ये PMT टर्म आया कहाँ से, PVGT आखिर आया कहाँ से। तो हुआ ये कि भारत सरकार जब आज़ाद हुआ 1950 के बाद अनुसूचित जनजाति बनी। अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 366 का में जो है यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आने वाले समूह को हम जनजातीय समूह के नाम से क्या करेंगे भाई, संबोधित करेंगे। अनुच्छेद 310 जो है, अनुच्छेद 310 है, अनुच्छेद 310 नहीं, अनुच्छेद 335 भी कुछ इन्हीं से ही संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 244 भी इन्हीं से ही संबंधित है। ठीक है, तो मैं संवैधानिक प्रावधान भी बताऊंगा, लेकिन अभी ये चीज़ समझते चलिए कि अनुसूचित जनजाति के बारे में हमको पहली बार 1935 में हुआ था, उसके बाद भारत सरकार आज़ाद हुई तो इनको शामिल किया गया। तो ये है कि इनको सिर्फ देखने के लिए शामिल किया गया था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनजातियों के विकास के लिए है ना, इनको क्या करना था, इकट्ठा करना था। इनको क्या करना था, इकट्ठा करना था। तो इसीलिए जो है जनजातीय विकास की समिति बनी, अनुसूचित जनजाति का समूह बना। ठीक है, अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है वो क्या करता है, जनजातीय समूहों में से किसी एक जनजाति को या उसकी उपजाति को या उसके युद्धों को या उसके युद्धों को क्या करता है, अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकता है। जैसे ही अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित होगी तो सरकार द्वारा जितने भी लाभ प्रदान किए जाते हैं, योजनाएं प्रदान की जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं और जो लाभ प्रदान किए जाते हैं तो उन हितग्राही का अनुसूचित जनजाति का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक आती है टर्म। ठीक, अब देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति का टर्म तो हमने ला दिया। ठीक है, अब हमको ये भी बता दिया कि इसको घोषित कैसे करते हैं। अब घोषित करने के बाद एक और टर्म आया कि देखिए कि घोषित तो कर दिया, लेकिन जनजातियों में भी ऐसा है कि कोई जनजाति एकदम अच्छा था और कोई जनजाति थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर था। ठीक है, कोई जनजाति जो है थोड़ा अच्छा था और कोई जनजाति कोई ज़्यादा कमज़ोर था। इससे आप इस तरीके के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक भारत माता है, भारत माँ के जनजातियों से संबंधित जनजातियों का एक परिवार है और उस जनजातियों के परिवार में दो भाई हैं। ठीक है, एक भाई जो है अच्छा हट्टा कट्टा है, उसका मतलब हेल्थ अच्छा है और उसकी वेल्थ भी अच्छी है, और दूसरा जनजाति भाई है उसका जो है शरीर से भी कमज़ोर है और वेल्थ से भी कमज़ोर है। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ गई
यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ गई। अब हमको यह ज़रूरी होता है ना कि एक माँ क्या चाहेगी, एक माँ यह चाहेगी कि मेरे दोनों बेटों का उद्धार हो, ठीक है। तो वो क्या करेगी कि बड़े बेटों के कुछ हिस्से को, मतलब जो कमज़ोर बेटा है तो बड़े बेटे को ज़्यादा कुछ ना देकर उसके हिस्से का, या फिर उसको देगी नहीं, ठीक है। कुछ विशेष प्रावधान किसके लिए करेगी, अपने छोटे बेटे के लिए करेगी, जो कि वो क्या करती है, जिससे उसका छोटा बेटे का वेल्थ और हेल्थ दोनों कमज़ोर है, ठीक। तो उस पर क्या करेगी एक माँ, अपना ध्यान लगाएगी। तो वैसे ही भारत माता की बेटे हैं जनजाति, ठीक है, उसका हमको क्या करना है, विकास करना है भाई, सभ्य समाज के साथ उसको जोड़े रखना है। तो हम किस माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, कौन कौन सा माध्यम है जिससे हम ऐसा कर सकते हैं, और जनजातियों में भी ऐसी कौन सी जनजाति है जो विशेष पिछड़ी हुई है, जो ज़्यादा पिछड़ी हुई है, ठीक है, उसके लिए कुछ मानक तैयार करने थे, ठीक है। तो ये प्रावधान कब आया, ये प्रावधान कब आया, आज़ादी के 25 साल बाद, है ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार जो है विशेष पिछड़ी जनजाति का प्रावधान आया, ठीक है। विशेष पिछड़ी जनजाति का प्रावधान आया। पीटीजी ग्रुप कहते थे उसको, है ना, पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप कहते थे। तो आदिम पिछड़ी जनजाति कहते थे उसको, आदिम पिछड़ी जनजाति कहते थे। टोटल 352 प्रकार की जनजातियों में से कहीं कहीं 705 प्रकार की जनजातियां मिलती हैं, लेकिन टोटल 352 हैं मोस्टली। तो 352 प्रकार की जनजातियों में से लगभग 75 प्रकार की जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया गया। क्या वर्तमान संदर्भ में किया गया, तुरंत किया गया क्या, नहीं, तुरंत नहीं किया गया, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब 5वीं पंचवर्षीय योजना आई, तो जब 5वीं पंचवर्षीय योजना आई तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले लगभग 52 जनजातियों को, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में 5th ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा, ठीक है, अति पिछड़ी या फिर आदिम पिछड़ी जनजातियों के कल्याण की दिशा में आदिम पिछड़ी जनजातियों के कल्याण की दिशा में, कल्याण की दिशा में कार्य करने के लिए पहली बार लगभग 52 जनजातियों को शामिल किया गया, जिसे विशेष ट्रीटमेंट दिया गया, जिसे इसके लिए जो है कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई, उन्हें कुछ विशेष क्या किया गया, ट्रीटमेंट दिया गया, ताकि उनका विकास हो। और वो देखिए, बहुत सारी जनजातियों में कुछ जनजाति जो है वो भी, जब चाहे वेल्थ हो, हेल्थ हो, दोनों प्रकार से, चाहे शिक्षा हो, तीनों प्रकार से वो क्या है, समृद्ध है, ठीक है। अन्य जनजातियों की अपेक्षा, जैसे गोंड है, मीना है, भील है, तो ये संथाल है, तो ये कुछ जनजाति हैं जो क्या है, अपने आप में सक्षम है। दक्षिण भारत में अगर नायर ले लो तो नायर है, पुलियन है, कादर है, तो ये कुछ जनजातियां हैं जो अपने आप में सक्षम हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान देना है। लेकिन कुछ जनजातियां जो है वो बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है, चाहे वो वेल्थ के मामले में हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो। तो उसी को देखते हुए तो है 52 जनजातियों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में अलग किया गया। और ये तो कब का, 1971 में किया गया, ठीक है, 1971 में। फिर क्या हुआ कि 1974
1974 में एक ट्राइबल सब प्लान बनाया गया, एक ट्राइबल सब प्लान बनाया गया, सब प्लान बनाया गया, ठीक है। और 1974 में यह बढ़कर, इसकी संख्या बढ़कर 1974 में इसकी संख्या बढ़कर, इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 72 हो गई, 72 हो गई, ठीक है, 72 हो गई। और 12वीं पंचवर्षीय योजना आते तक, 12वीं पंचवर्षीय योजना आते तक, योजना आते तक, आते तक लगभग पीवीटीजी विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अंतर्गत, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अंतर्गत, जनजाति समूह के अंतर्गत, समूह के अंतर्गत लगभग 75 जनजातियाँ शामिल हो गई, जनजातियाँ शामिल हो गई, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक अच्छा टर्म है ये कि जनजातियों के, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए किस प्रकार का कैसा विकास हुआ, ये इसके लिए एक अच्छा टर्म है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये मिल जाएगा आपको। अब इसके आगे चलते हैं। ये अब इस प्रकार 75 जनजाति शामिल हो गए। अब भैया पीवीटीजी में आप शामिल कर रहे हो, लेकिन पीवीटीजी में शामिल करने के लिए क्या मानक होने चाहिए, क्या आधार होने चाहिए। अगर मानक और आधार हो भी गया तो उसके बाद क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है, ये तो इस पर बात होनी चाहिए ना। तो देखिए कुछ मानक और तय किए गए, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक लंबा क्रम चला। तो 3 मानक हैं, लगभग 3 मानक हैं, और चौथा मानक भी माना जाता है, लेकिन 3 मानक तो है ही हैं। अब देखिए वो 3 मानक कौन कौन से हैं, जिसके आधार पर मैं किसी भी जनजाति को क्या घोषित करूँगा, पीवीटी ग्रुप में शामिल करूँगा, ठीक है। ठीक, वो 3 मानक है। पहला पाक स्तर की कृषि, पाक स्तर की कृषि। दूसरा जो है निम्न साक्षरता दर, तीसरा जो है निम्न साक्षरता दर, और तीसरा जो है स्थिर एवं गतिहीन जनसंख्या, स्थिर एवं गतिहीन जनसंख्या, ठीक है। और ठीक, ये मतलब 3 जो है एकदम फिक्स है, ठीक, ओके। तो पाक स्तर की कृषि होनी थी, मतलब आदिम कृषि पद्धति, जैसे कि शिकार हो गया, है ना, शिकार हो गया, और झूम खेती हो गई, ठीक। निम्न साक्षरता दर लगभग 59.01% है। टोटल कुल साक्षरता दर जनजातियों की 2011 के अनुसार, ठीक। लेकिन बहुत सारे जनजातियों का तो लगभग 40% भी नहीं है। पता है, बिरहोर और पंडो जैसी जनजातियां ऐसी हैं जिनका साक्षरता दर लगभग 40% से नीचे ही है। उनका जो सबसे कम जो जनसंख्या है, आपको मैं बताया था पंडो और बिरहोर क्या है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताया था। स्थिर एवं गतिहीन जनसंख्या, उनकी जनसंख्या या फिर कम होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, स्थिर नहीं है,
बड़ी मतलब कम होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है, कहने का मतलब ये है। तो ये इसके अंतर्गत आ गया। ठीक, और निम्न आय वर्ग समूह में ये शामिल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ 3-4 मानक हैं। ये समय के साथ विकसित हुए हैं, एक ही बार भी फटाक से नहीं आया है। ठीक है, जब 5वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बनाने के बाद 1974 में ट्राइबल सब प्लान बनाया गया। जब ट्राइबल सब प्लान बनाया गया तो धीरे धीरे क्या है, जनजातियों का मतलब विकास करने वाली बात चलने लगी। ठीक है, तो जनजातियों का विकास करना है, ये वाली बात हमारे पास हमारे भेजे में आई, समझ में आया कि हमको हाँ चलो जनजातियों का विकास करना है। लेकिन जनजातियों के विकास के लिए हमने ही प्रयास किया था क्या? जनजातियों का विकास का प्रारंभ जो है अंग्रेज़ों ने करना प्रारंभ कर दिया था। तो देखिए, सभ्य समाज के साथ जनजाति अपने आप में मस्त हैं भाई। ठीक है, अगर आप उनकी संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ठीक है, जल जंगल ज़मीन पर उनका अधिकार बने रहने दोगे, तो जनजाति अपने कार्यों में मस्त हैं और वो प्रकृति के लिए क्या है, संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जल जंगल ज़मीन पर अपना अधिकार भी समझते हैं और जल जंगल ज़मीन की माँ की तरह सेवा भी करते हैं। तो वो दोनों जनजातियों के साथ हैं। आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर यह वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं अपना जनरल वीडियो, रूटीन वाला वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आज विश्व आदिवासी दिवस है जिस पे मैं जनजाति पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जनजाति बहुत सारे तकलीफ़ों से भी झेलते हैं, चाहे वो हसदेव वाला, आप कहाँ हसदेव वाला देख सकते हो। इससे पहले आप मतलब नक्सली वाली समस्या है, उससे भी ये गुजरते रहते हैं, हाथों होते रहते हैं। ठीक है, तो इनका जीवन जो है संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये अपने संघर्ष को झेलते हुए, अपनी तकलीफ़ों को झेलते हुए वो क्या करते हैं, प्रकृति के संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों को समर्पित एक दिवस मनाने की परंपरा चली। ठीक है, और उसी के क्रम पे यह दिवस मनाया जाता है। तो उस संबंध में तो चलेंगे ही हम, उसके बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त है उसके संबंध में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा उसमें। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। तो हुआ क्या कि अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा था, तो अंग्रेज़ भी लगभग कुछ मानक तय करने पे लगे हुए थे। तो वह जो है आज़ादी के बाद तय हुआ। 1950 के बाद जो है सरकारी क्या है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 में जब ट्राइबल सब प्लान बना, साथ ही साथ एक टास्क फोर्स का गठन हुआ। अब उस टास्क फोर्स में कौन कौन थे? उस टास्क फोर्स में जो है सभी राज्यों के जो जनजाति आयुक्त थे वो, ठीक है, और जनजातीय मंत्री थे वो, और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो शामिल हुए, और जो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी हैं वो शामिल हुए। और क्या हुआ कि आदिवासियों के विकास के लिए हमेशा इस कमेटी की क्या होने लगी, बैठकें होने लगी, और धीरे धीरे बैठक होने लगी। 5वीं पंचवर्षीय योजना तक आते आते ये बैठकें एकदम फिक्स हो गई थी कि ऐसा ऐसा करना है भाई। और उसी संदर्भ में फिर उन्होंने 3-4 मानक दिए कि ये 3-4 मानक हो सकते हैं, किसी भी जनजाति को हम क्या कर सकते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में हम घोषित कर सकते हैं। तो आप ये 3-4 जनजाति जो है वो मानक आप रट लीजिए कि ये 3-4 मानक होते हैं जिसके तहत हम किसी भी जनजाति को हम क्या कर सकते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित कर सकते हैं। ये तो हो गया मानकों की बात। अब हम देखते हैं टर्म की बात करते हैं। ठीक है, पूरे भारत देश में लगभग वर्तमान में 75 विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह हैं, जिसमें से 6 जनजातीय समूह वो मध्य प्रदेश में हैं, जिसमें से जो है 75 प्रकार की जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश में लगभग 6 प्रकार की जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का, और जो हमारे छत्तीसगढ़ में है लगभग 5 प्रकार की जनजातियों को केंद्र द्वारा संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से आखिर विशेष पिछड़ी जनजाति हम घोषित कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है? पहला, इनको संरक्षण प्रदान करना है, दूसरा इनको समृद्धि प्रदान करनी है। दोनों सा याद रखना, संरक्षण प्रदान करना है, समृद्धि प्रदान करनी है। साक्षरता, शिक्षा सब सा से भी करोगे ना तो भी आपको याद रहेगा ये। ठीक है, तो
हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 5 प्रकार की जनजातियां जो हैं वो केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है। और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा 2 अन्य जातियों को, चाहे वो पंडो और भुंजिया, हाँ, राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है पंडो को, ठीक है। क्योंकि वो सूरजपुर में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो जब अपना राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे, ठीक है, तो वो क्रांतिकारी थे, एक विशेष क्रांतिकारी थे। तो अंग्रेज़ों से जब भी मतलब भिड़ना होता था तो वो वहाँ आके छुप जाते थे, ठीक है। जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने जो है पंडो जनजाति को क्या लिया, गोद ले लिया, ताकि उनका विकास किया जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रपति के क्या हैं, वो दत्तक पुत्र कहलाते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति के वो क्या कराया गया, दत्तक पुत्र कहलाते हैं। भुंजिया जो है उसका अलग ही महत्व है, उनकी संस्कृति बड़ी विशेष होती है। उनका लाल बंगला जो है, उनका रसोई जो घर है वो लाल बंगला कहलाता है, ठीक है। उनके रसोई घर को ही वो देवता का कमरा मानते हैं, और देवता रखने का स्थान वो क्या होता है, रसोई घर ही होती है। रसोई घर को उन्होंने सबसे पवित्र माना गया है। अगर आप कुछ सभ्य समाजों में भी देखोगे तो रसोई घर को बहुत ही पवित्र माना गया है, ठीक है। ये तो हो गया एक टर्म की बात। अब जो वो 5 जो केंद्र द्वारा घोषित हैं, जो विशेष जनजाति है, वो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। वो हैं छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह। पहला पहाड़ी कोरवा, दूसरा जो है कमार, तीसरा अबुझ माड़िया, ठीक है। तो पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझ माड़िया, बैगा और बिरहोर ठीक है। तो ये 5 जनजातियां जो हैं वो भारत सरकार द्वारा क्या की गई हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित की गई हैं, ठीक है। अब इनके लिए प्रकोष्ठ और अधिकरण के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जनजातियों के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, उन संवैधानिक प्रावधानों पर मैं आपकी नज़र डालवाऊंगा। इससे पहले एक टॉपिक है, ठीक है, ये आप बस ये याद रखिए, ये क्या है, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। एक है राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, पहला है पंडो और दूसरा जो है भुंजिया, कमार, भुंजिया ऐसा बोलते हैं ना, तो वो आता है, ठीक। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। और सबसे पहले जो ये मैं प्रकोष्ठ और अधिकरण बताता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रकोष्ठ और अधिकरण बताने से पहले मैं क्या बोलते हैं इसको, एक टर्म है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, हाँ, जनजाति विकास इतिहास कार्यक्रम नीतियाँ एवं संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है। इतिहास कार्यक्रम नीतियाँ एवं संवैधानिक व्यवस्था, इतिहास, ठीक। ये मेंस का टॉपिक है, उसको आप ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक। जनजातीय कार्यक्रम नीतियाँ एवं संवैधानिक व्यवस्था,
ठीक है। तो जनजातीय कार्यक्रम नीतियाँ एवं संवैधानिक व्यवस्था ये आया हुआ है, यहाँ पे आएगा पंचशील सिद्धांत। ठीक है, कुछ कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नीतियाँ बनाई गई जनजातियों से संबंधित नीतियाँ, जनजातियों से संबंधित नीतियाँ। देखिए ये क्यों सरकार द्वारा ऐसी क्यों नीतियाँ बनाई जा रही है। ठीक है, सरकार द्वारा निर्मित तो कि सरकार द्वारा ऐसी क्यों नीतियाँ या कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं। अंग्रेज़ों से जब भी मतलब भिड़ना होता था तो वहाँ आके छुप जाते थे। ठीक है, जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने जो है पंडो जनजाति को क्या लिया, गोद ले लिया, ताकि उनका विकास किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार जो है राष्ट्रपति के क्या हैं, वो दत्तक पुत्र कहलाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के वो क्या कराया गया, दत्तक पुत्र कहलाते हैं। भुंजिया जो है उसका अलग ही महत्व है, उनकी संस्कृति बड़ी विशेष होती है। उनका लाल बंगला जो है, उनका रसोई जो घर है वो लाल बंगला कहलाता है। ठीक है, उनके रसोई घर को ही वो देवता का कमरा मानते हैं, और देवता रखने का स्थान वो क्या होता है, रसोई घर ही होती है। रसोई घर को उन्होंने सबसे पवित्र माना गया है। अगर आप कुछ सभ्य समाजों में भी देखोगे तो रसोई घर को बहुत ही पवित्र माना गया है। ठीक है, ये तो हो गया एक टर्म की बात। अब जो वो 5 जो केंद्र द्वारा घोषित हैं, जो विशेष जनजाति है, वो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। वो हैं छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह। पहला पहाड़ी कोरवा, दूसरा जो है कमार, तीसरा अबुझ माड़िया। ठीक है, तो पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझ माड़िया, बैगा और बिरहोर ठीक है, तो ये 5 जनजातियां जो हैं वो भारत सरकार द्वारा क्या की गई हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित की गई हैं। ठीक है, अब इनके लिए प्रकोष्ठ और अधिकरण के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जनजातियों के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, उन संवैधानिक प्रावधानों पर मैं आपकी नज़र डालवाऊंगा। इससे पहले एक टॉपिक है, ठीक है, ये आप बस ये याद रखिए, ये क्या है, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, एक है राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, पहला है पंडो और दूसरा जो है भुंजिया, कमार, भुंजिया ऐसा बोलते हैं ना, तो वो आता है। ठीक, अब इसको मैं मिटा देता हूँ और सबसे पहले जो ये मैं प्रकोष्ठ और अधिकरण बताता हूँ। ठीक है, लेकिन प्रकोष्ठ और अधिकरण बताने से पहले मैं क्या बोलते हैं इसको, एक टर्म है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ, जनजाति विकास इतिहास कार्यक्रम नीतियाँ एवं संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है, इतिहास कार्यक्रम नीतियाँ एवं संवैधानिक व्यवस्था, इतिहास। ठीक, ये मेंस का टॉपिक है, उसको आप ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक, जनजातीय कार्यक्रम नीतियाँ
नीतियाँ एवं संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था। ठीक, तो जनजातीय कार्यक्रम, नीतियाँ एवं संवैधानिक व्यवस्था ये आया हुआ है। यहाँ पे आएगा पंचशील सिद्धांत। ठीक है, कुछ कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नीतियाँ बनाई गई जनजातियों से संबंधित नीतियाँ, जनजातियों से संबंधित नीतियाँ। देखिए ये क्यों सरकार द्वारा ऐसी क्यों नीतियाँ बनाई जा रही है। ठीक है, सरकार द्वारा निर्मित तो कि सरकार द्वारा ऐसी क्यों नीतियाँ या कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं, ताकि जनजातियों का विकास किया जा सके, ताकि उनको क्या किया जा सके, सभ्य समाज के साथ संपर्क स्थापित कराया जा सके। देखिए संस्कृति का संरक्षण बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, और संस्कृति के संरक्षण के लेकिन ये आवश्यक है कि शिक्षा का भी क्या हो, विकास हो, ताकि वह अपने हक के लिए लड़ सके और अपने आप को जो है वो क्या कर सके, आगे बढ़ा सके, समाज में आगे बढ़ा सके, आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। सांस्कृतिक रूप से वो सक्षम है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम होना भी अनिवार्य है, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, सरकार ने इसी दिशा में प्रयास किया और इनके लिए बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान किए। ठीक है, ये संवैधानिक प्रावधान आप नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर उन्हीं के लिए किए गए हैं, ये अन्य नागरिकों के लिए भी किए गए हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रावधान जो है विशेषकर, जैसे कि अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164(1) जो है, अनुच्छेद 164(1) जो है वो जनजातीय मंत्री का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 164(1) क्या किसका प्रावधान करता है, जनजातीय मंत्री का प्रावधान करता है, जनजातीय मंत्री का प्रावधान करता है। तो ये छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, तो जितने भी लगभग 14 राज्य हैं वर्तमान में, लगभग वो बढ़े नहीं हैं। ठीक है, लगभग 14 से 15 राज्य हैं, तो 14 राज्य और लगभग 4 से 5, ये कंफर्म मैं नहीं हूँ कि कितने केंद्र शासित प्रदेश जनजातियों के कार्य क्षेत्र में आते हैं। लगभग ये लिखिए कि 14 राज्य तो आते ही आते हैं, ये एकदम कंफर्म है, और 4 से 5 क्षेत्र जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं। अनुच्छेद 244 के तहत इनको पंचायत प्रावधान मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ पेशा का एक्सटेंशन जो है 5वीं अनुसूची में मिलता है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो आने वाले जो राज्य हैं, उन्हें पेशा का एक्सटेंशन मिलता है। वर्तमान में कुछ कुछ क्षेत्रों में 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों में भी पेशा का क्या दिया गया है, एक्सटेंशन दिया गया है। पेशा का क्या अर्थ होता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। जब मैं संविधान पढ़ाऊंगा या फिर जो भी संविधान वाला होगा सर, है ना, संविधान वाले जो भी सर होंगे वो आपको पेशा के बारे में अच्छे से बताएंगे, पंचायत के बारे में अच्छे से बताएंगे, अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतें अलग क्यों होती हैं, वहाँ के राज्यपाल को क्या विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ताकि वो आदिवासियों के कल्याण के लिए कार्य कर सके, वो आपको मैं अलग से बताऊँगा। ठीक है, अभी क्योंकि ये वाला अगर इसको बताने लग गया तो ये वाला टर्म मिस हो जाएगा, तो इसलिए बस एक हिंट दे दिया हूँ कि हाँ ये मैं बताऊँगा। पेपर में आता है पेशा मतलब ऐसा है कि यूपीएससी में भी बहुत बार आ चुका है। तो जनजातियों से संबंधित नीतियाँ, तो ये कौन सी नीति, पंचशील की नीति का पालन किया गया, पंचशील की नीति का पालन किया जाए, नीति का पालन। ठीक है, किनके द्वारा दिया गया है, सन 1955 में। ठीक है, सन 1955 में बस्तर
दंडकारण्य क्षेत्र में बस्तर, दंडकारण्य क्षेत्र जगदलपुर में अखिल भारतीय जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा पंचशील सिद्धांत दिया गया। ठीक है, जनजातियों के विकास से संबंधित, जनजातियों के विकास से संबंधित। ठीक है, ये आप समझ गए कि पंचशील सिद्धांत की नीति का पालन करना है भाई जनजातियों के संदर्भ में। लेकिन ये पंचशील की नीति का पालन, मतलब पंचशील की नीति किसने दी थी, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है पंचशील सिद्धांत की नीति का पालन करने का सिद्धांत दिया गया। किसके लिए? जनजातियों के विकास से संबंधित है भाई। तो जनजातियों के विकास में इसमें क्या क्या शामिल है? पहला कि उनकी संस्कृति जो है वो क्या है? उनकी संस्कृति जो है विशेष है। ठीक है, उनकी विशिष्ट संस्कृति का क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, उनकी विशिष्ट संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए। पहला, उनकी विशिष्ट संस्कृति का संरक्षण, विशिष्ट संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन किया जाना चाहिए, उनकी वह अपने में अच्छी है, ठीक है, अच्छी है, बेवजह उनके ऊपर कुछ भी चीज़ें लादनी नहीं चाहिए। ठीक है, बेवजह उन पर कोई भी चीज़ लादनी नहीं चाहिए, मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा है, उनकी संस्कृति को प्रमोट करना चाहिए और ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, उस क्षेत्र में या फिर बोल सकते हो जनजातीय क्षेत्र में क्या? अति प्रशासन से बचना चाहिए। ठीक है, अति प्रशासन से बचना चाहिए, अति प्रशासन से बचना चाहिए। विकास और प्रशासन को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, उनसे बिहेव करने के लिए विकास व प्रशासन को
विकास व प्रशासन को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। विकास और प्रशासन को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। विकास एवं प्रशासन को इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, और ठीक है। जल जंगल जमीन पर इनका अधिकार समझना चाहिए, जैसे हसदेव मोमेंट। ठीक, जल जंगल जमीन पर जल जंगल जमीन पर इनका नैसर्गिक अधिकार को मान्यता प्रदान करना चाहिए, मान्यता प्रदान करना चाहिए। जैसे वर्ष 2006 में जनजातीय एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2007 के तहत इनको क्या किया गया? पट्टा प्रदान किया गया है, जिनके मतलब ये क्या हो गया? वैलिड हो गए। अंग्रेज़ों के टाइम पे जो इनसे ज़मीनी भूमि छीनी गई थी उसको सरकार ने क्या किया? वापस किया गया। हालांकि इसके लिए कानून बहुत पहले बनाया गया था, लेकिन इनको ज़मीन बहुत बाद में मिली। ठीक है, क्या करें, भारत देश है, आराम से हर चीज़ काम होता है। ठीक है, और अगर इन नतीजों पर हम गौर करें, ठीक है, अगर हम इन नीतियों पर गौर करें तो आदिवासियों से संबंधित नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिस पर हमें आंकड़े और निष्कर्ष पर गौर न करते हुए मानव जीवन की गुणवत्ता पर जोर देना चाहिए कि उनका जीवन स्तर सुधरा कि नहीं सुधरा गया। ठीक है, जनजातियों के लिए जारी किए गए या फिर लागू योजनाओं को आंकड़ों के आधार पर ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो पहले। ठीक है, ले लीजिए। अब जनजातियों से संबंधित जो पंचशील सिद्धांत अगर पूछा जाए तो मेंस में आपको ये 5 चीज़ें लिखनी हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये चीज़ें किनके लिए कही है? जनजातियों के लिए कही हुई है। ठीक, अब इसके बाद की जो क्लास आएगा, ठीक है, अब देखो इसमें आपको हर एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, और इससे पहले इसके बाद का जो क्लास आएगा वो क्या चीज़ होगा? वो चीज़ होगा विकास प्रकोष्ठ और अधिकरणों के बारे में, और साथ ही साथ जो है फिर हर एक जनजाति को मैं क्या करते जाऊंगा? बताते जाऊंगा कि ये जनजाति का क्या गुण है, ये जनजाति के क्या विशेषताएं हैं, इस जनजाति की क्या विशेषताएं हैं, उसको मैं क्या करते जाऊंगा? धीरे धीरे डील करते जाऊंगा। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो होगा आपका विकास प्रकोष्ठ और अधिकरण। ठीक है, और साथ ही साथ इसके मतलब इसमें क्या आ सकता है आपका? इसके बाद वाले क्लास पे आपका लैंग्वेज भी आ जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज भी जुड़ जाएगा, वो भी एक पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।